मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। राजनीतिक विषय से इतर एक बेहद जरूरी विषय पर आज हम बात करेंगे, जिस पर बात करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश 3 दिन पहले आया। घर भारतीय समाज में यह शब्द सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा है। 2016 में जब रेरा कानून लागू हुआ तो कहा गया कि अब बिल्डर की मनमानी नहीं चलेगी, अब खरीदार ठगा नहीं जाएगा, अब पारदर्शिता होगी, जवाबदेही होगी। और सच कहें, रेरा ने एक बड़ा बदलाव किया। प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हुआ, 70% राशि एस्क्रो में रखने का नियम आया, विज्ञापन और वास्तविक प्रोजेक्ट के बीच अंतर कम हुआ। ये शुरुआती था, लेकिन लगभग 1 दशक बाद सवाल यह है कि क्या यह सुधार अपनी मंजिल तक पहुंच पाया? देश भर में लाखों शिकायतें दर्ज हुई, हजारों प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए, लेकिन क्या हर आदेश का अनुपालन हुआ? क्या हर खरीदार को समय पर कब्जा मिला? समस्या कानून में रही या क्रियान्वयन में रही? यह जटिलता है। और ये सारे सवाल इस समय हमारे सामने इसलिए हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत अर्थात सुप्रीम कोर्ट भी रेरा संबंधित शिकायतों से आजिज आ गया। 12 फरवरी को स्वयं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत समेत पीठ ने सीधे तौर पर कहा कि अगर यही हालत है तो इससे तो रेरा को बंद कर देना चाहिए। रेरा उपभोक्ता के हित की दृष्टि से लाया गया कानून था, पर ऐसा लगता है कि यह सेवानिवृत्त नौकरशाहों के लिए पुनर्वास का केंद्र बनकर रह गया। जब इतनी तल्ख और इतनी सख्त टिप्पणी देश की सर्वोच्च अदालत से आए तो जरूरी हो जाता है कि हम इस पर बात करें, समझने की कोशिश करें कि जिस व्यवस्था में उपभोक्ता को सर्वोपरि बताया गया है और उस उपभोक्ता के हितों को संरक्षित करने की दृष्टि से देश की संसद के द्वारा एक विस्तृत कानून अस्तित्व में लाया गया था, तो 10 साल के भीतर हांफने क्यों लगा है? क्या उपभोक्ता अपने हितों के संदर्भ में जरूरत से ज्यादा उम्मीद बांध लिए, या व्यापारियों ने फिर से कोई चोर दरवाजे निकाल लिए जिसके चलते कानून एक बार फिर देख रहा है? सवाल इस बात का भी है कि कहीं रेरा, जिसको आम उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना था, कहीं बिल्डर के हितों का संरक्षक तो नहीं बन गया है? सवाल दिलचस्प है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रमेश अग्रवाल जी हैं। जिस बिल्डर लॉबी को संदेह भरी दृष्टि से, सवाल भरी दृष्टि से देखा जाता है, उसका प्रतिनिधित्व इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा प्रतिष्ठित रियल एस्टेट ग्रुप है जिसका नाम है रियल स्पेस, उसके चेयरमैन है रमेश अग्रवाल जी। वो हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ दीपक अग्रवाल जी हैं, क्रेडाई के प्रतिनिधि हैं। जो बिल्डर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी संस्था का नाम है क्रेडाई। वो संगठन रेरा को अपना दोस्त समझ रहा है या दुश्मन की निगाह से देख रहा है, ये हम दीपक जी से जानेंगे। हमारे साथ उत्कर्ष सिंह राजपूत जी हैं, पैरोकार है उपभोक्ता हितों के। रेरा संबंधित जो मसले होते हैं उसके संदर्भ में अपने क्लाइंट की पैरवी वहां पर करते हैं। क्या उनका अनुभव रहा, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। और इन सबके बीच में हमारे पास खास उपस्थिति सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आदित्य मित्तल जी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी की, क्या ऐसे किसी अनुभव से मित्तल साहब भी गुजरे, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। ये कानून दोषपूर्ण है या इस कानून के क्रियान्वयन में दोष आ गए, ये हम मित्तल साहब से जानेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अब मित्तल साहब से ही करना चाहते हैं और मित्तल साहब से समझना चाहते हैं कि देश की संसद ने जिस कानून को पारित करके अमल में लाया था 10 साल पहले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पीठ उस कानून की प्रासंगिकता को लेकर नाखुशी जाहिर कर दी सार्वजनिक रूप से। क्या ऐसा अनुभव आ रहा है जिसके चलते इस प्रकार की तल्ख टिप्पणी रेरा के संदर्भ में सार्वजनिक हुई? मित्तल साहब। धन्यवाद हिमांशु जी, और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का भी स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से ये आंखें खोलने वाली टिप्पणी है, और जहां तक कानून का प्रश्न है, मेरी दृष्टि में कानून में कोई कमी नहीं है। निश्चित रूप से कानून के क्रियान्वयन में
कमी है। पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस हिसाब से प्रदेशों में प्रोजेक्ट्स हैं जी उस हिसाब से रेरा की बेंचेज नहीं है, और यही कारण है कि उनके जो शिकायतें आती हैं उसमें विलंब होता है। काफी हद तक जो मनमानी बिल्डर्स की चलती थी उस मनमानी पर अंकुश लगा है। जो भ्रामक विज्ञापन दिए जाते थे उन विज्ञापनों पर अंकुश लगा है, और जो अनावश्यक विलंब किया जाता था, अब चूंकि ब्याज का प्राविधान है तो वो अनावश्यक विलंब भी कम हो रहा है। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जी जैसा आपने बताया कि 70% पूरे प्रोजेक्ट की 70% धनराशि एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करनी होती है ताकि उस धनराशि को किसी दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट न किया जाए। रेरा के कानून के आने से पहले हमने ये देखा था कि बिल्डर एक प्रोजेक्ट खड़ा करता था और उस प्रोजेक्ट से जो पैसा आता था उस पैसे से वो दूसरा प्रोजेक्ट चालू कर देता था। दूसरे प्रोजेक्ट से जो पैसा आता था वो तीसरे प्रोजेक्ट में घूम जाता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ना पहला प्रोजेक्ट पूरा होता था, ना दूसरा प्रोजेक्ट पूरा होता था, और ना तीसरा प्रोजेक्ट ही पूरा होता था। इसीलिए जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, चाहे वो अंसल हों चाहे वो और हों, ये इसीलिए फेल हुए क्योंकि इन्होंने जो खरीदार है, खरीदार के पैसे से अपने प्रोजेक्ट्स चलाने शुरू किए, जमीनें खरीदी और लुभाया बायर्स को कि आप आइए, अब ये प्रोजेक्ट भी हमारा शुरू होने वाला है और हमारे इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जिस हिसाब से शिकायतें हैं और जिस हिसाब से प्रोजेक्ट्स हैं उस हिसाब से रेरा की जितनी बेंचेज होनी चाहिए वो बेंचेज नहीं है, और इसीलिए इनके निस्तारण में विलंब हो रहा है। अदरवाइज जहां तक कानून का प्रश्न है, कानून में मेरी राय में कोई भी कमी नहीं है। कानून में प्राविधान है कि अगर बिल्डर ने जो मकान बना करके दिया है उसमें 5 साल के अंदर कोई कमी आती है तो उसको 1 महीने के अंदर दूर करेगा। कानून में यह भी प्राविधान है कि अगर विलंबित पोजेशन दिया जाता है तो उस पर ब्याज भी देनी पड़ेगी। और कानून मुख्यतः बायर के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कानून में जो प्रोजेक्ट डील करते हैं उन पर कुछ हद तक अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है, और वो अंकुश काफी हद तक सफल भी रहा है। मतलब जो एक टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की वो ये है कि हम रेरा के बारे में बात नहीं करना चाहते, या उन पूर्व नौकरशाहों के लिए पुनर्वास केंद्र बन गया है जिन्होंने अधिनियम की पूरी योजना को विफल कर दिया। क्या आपका अनुभव रहा? जो रेरा के अंदर नियुक्तियां हुई वो नियुक्तियां कौन व्यक्ति उपयुक्त रहेगा उसके तहत हुई, या कुल मिलाकर सरकार को एक जहां पर जिस अधिकारी ने नौकरी में रहते हुए उसके जायज नाजायज आदेशों को आंख मूंद कर माना या उनकी इच्छा को ही आदेश की शक्ल में अंगीकार किया तो उनको पुरस्कृत कर दिया। चलो 5 साल तुम्हारी जिंदगी के और मजे के साथ गुजरवा देते हैं, चलो तुम्हें चेयरमैन बनाया, चलो तुम्हें मेंबर बनाया। किस अनुभव से गुजरे सर आप? मैं काफी सीमा तक आपकी दूसरी बात से सहमत हूं जी, कि जिन अधिकारियों ने सरकार में रहते हुए सरकार के मन माफिक कार्य किया उनको पुरस्कार के तौर पर इसमें चेयरमैनशिप या मेंबरशिप दे दी गई। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। इसमें उनके प्रशासनिक अनुभव अलग चीज है और बिल्डिंग क्षेत्र में जो अनुभव है वो अलग चीज है। ठीक है कि एक सरकारी कर्मचारी का बिल्डिंग क्षेत्र में अनुभव नहीं हो सकता है, परंतु हमारे यहाँ बहुत से ऐसे कॉरपोरेशंस हैं जैसे राज्य निर्माण निगम है जी, और भी हैं, तो इनके जो इंजीनियर्स हैं उनको इस प्रकार का अनुभव रहता है कि किस बिल्डिंग में क्या कमी हो सकती है या किस बिल्डिंग में क्या इसमें हम इंप्रूवमेंट करें। खाली देखिए, सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा जी, कि आईएएस पीसीएस ऑफिसर या जुडिशियल ऑफिसर हर क्षेत्र का विद्वान नहीं हो सकता। उसमें इसमें जो विशिष्ट विद्वता की आवश्यकता है वो विशिष्ट विद्वता ये है कि जो पीठ है
जी। जो सुनवाई कर रही है वो इस बात को पकड़ पाए कि बिल्डर ने इसमें कहां मक्कारी की है या बायर की इसमें कहां कमी है। तो ठीक है, मैं फिर वही दोहराना चाहूंगा कि पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए हो सकती है, उचित हो सकती है, परंतु सभी राज्यों में ऐसी ऐसी स्थिति नहीं है। जहां तक हमारे उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में काफी सीमा तक रेरा में भी और अपीलेट अथॉरिटी में भी मुकदमों का निस्तारण होता है। परंतु हाँ, मैं सहमत हूं कि मुकदमों के निस्तारण में विलंब हो रहा है। विलंब हो रहा है। कुल मिला के मित्तल साहब का मूल दलील यह है, अनुभव यह है कि कानून तो अच्छा बना, पर कानून के क्रियान्वयन के संदर्भ में जितना सतर्क रहना था, जिस जिम्मेदारी का परिचय देना था, जितने योग्य लोगों को रखा जाना था, उसमें कहीं ना कहीं चूक गए, इसलिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात है, तो यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी छत्तीसगढ़ के या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं, हिमाचल से जुड़े एक मसले पर सुनवाई के दौरान आई, लेकिन यह टिप्पणी पूरे देश के संदर्भ में थी रेरा कानून की स्थिति को लेकर। अब हमारे साथ में इस समय पर रमेश अग्रवाल जी हैं। लोगों की शिकायत यह हो गई कि रेरा तो आया था उपभोक्ता के हितों के लिए, आम आदमी कहता है कि हित सुरक्षित रखे जा रहे हैं बिल्डर के। रमेश जी हमारे साथ में हैं। कैसी मित्रता है रमेश जी आपकी रेरा के साथ? कितना अच्छा लगता है, अपना अपना सा लगता है रेरा के दफ्तर में जब जाते हैं, या कोई भय रहता है रेरा के दफ्तर की सीढ़ी चढ़ते हैं तो? धन्यवाद हिमांशु जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपने यहाँ पे आमंत्रित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने इस पे बड़ी कड़ी टिप्पणी की है कि कैसा लगता है और कैसा अपना सा लगता है, तो माननीय पूर्व न्यायाधीश मित्तल जी के बातों पे मैं पूरी तरह से पहले तो सहमत हूँ कि रेरा जो कानून है वो पूरी तरीके से सफल कानून है। उसमें ऐसा कहीं नहीं लगता कि उस कानून में कोई खोट है या कोई वे है, क्योंकि रेरा के पहले जो स्थिति थी सारे बिल्डर्स का एक्चुअली ये रहता था कि वो कोई टाइमलाइन नहीं होता था, कब बना रहे हैं, कब बेच रहे हैं, ब्रोशर में क्या दिखा रहे हैं, एक्चुअल क्या बन रहा है, इन सब में बहुत विसंगतियां होती थी। अब रेरा कानून के बाद सारे बिल्डर्स में अच्छा खासा एक डर और भय जरूर वातावरण है कि वो कोई गलत काम नहीं कर सकते। गलत काम करेंगे तो ये रेरा जो है कानून उपभोक्ता के लिए ज़्यादा है। उपभोक्ता के पास एक उपयुक्त स्थान है जहां जाके वो कंप्लेंट कर सकते हैं और ये करते। तो ये जो डर और भय के कारण आज हम देखते हैं कि कोई भी बिल्डर अपना जो उन्होंने टाइमलाइन दिया है उसके अंतर्गत उसको टाइमलाइन में काम पूरा करना ही पड़ता है। जो ब्रोशर में दिखा है इंच वाइज एग्जैक्टली 100% वो चीज उनको धरातल में लाना पड़ता है, अदरवाइज वो कंप्लेंट हो जाएगी। तो अपने आप में एक बहुत अच्छा कानून है जिसका क्रियान्वयन भी मेरे हिसाब से काफी हद तक के हो रहा है। एक जो रेरा के नाम का डर भय बिल्डर्स को है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा है, क्योंकि सबको मालूम है कि जो भी उसके प्रेमाइसेस में या कॉलोनी में या जो टाउनशिप है उसमें रह रहा है, उस उपभोक्ता के सबको आज की डेट पे सर्व शिक्षित हैं, सबको पता है कि रेरा नाम का एक कानून है जिसपे सिंपल तरीके से शिकायत की जा सकती है और उस शिकायत का निराकरण होगा। ये जरूर है कि कहीं धीरे होता होगा, कहीं देर से होता होगा। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में ये बहुत सफल तरीके से है ये कानून। ये क्या है कि दिल्ली एनसीआर वगैरह में जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मेरे अपनी मत है वहां ज्यादा कुछ विसंगतियां थी। छत्तीसगढ़ में ये बहुत अच्छे ढंग से आपका कहना है कि वहां के बिल्डरों में ज्यादा हिम्मत रहती थी, आप लोग इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाते? हो सकता है सर, ये आपने सही ढंग से उसको किया है। यहाँ के जो एक्स चेयरमैन जो रेरा हैं और वर्तमान में भी जो रेरा चेयरमैन है, इनको समझ भी है सर। मतलब कि जो रियल एस्टेट की एक जो पूर्ण मित्तल साहब ने भी जो कहा ना कि वो समझ है कि रियल एस्टेट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो समझ है। इसलिए यहाँ शिकायतों का निराकरण भी होता है और एक बिल्डर्स लॉबी में एक डर भय तो जरूर है। अच्छा एक बार बताओ पूरी तरीके से अच्छा रमेश जी, ये रेरा कानून आने के बाद उपभोक्ता के लिए उसके घर की कीमत कितनी बढ़ गई है? मतलब क्या देश में जरा व्यवस्थाएं ऐसी चलती है ना कि ईंट, सीमेंट, रेत, सरिया
इसकी तो कॉस्ट होती है, लेबर की कॉस्ट। इसके अलावा विभागों की भी एक कॉस्ट होती है, इसकी परमिशन, उसकी परमिशन, इसके संदर्भ में भी कुछ खर्चे रहते हैं। रेरा ने कितना महंगा किया। आपने बताया रेरा से डरते हैं बिल्डर, तो रेरा को सेट करने के लिए खर्चा कैसा लगता है? सर मेरे हिसाब से यहाँ छत्तीसगढ़ इस मामले में एक अच्छा राज्य है, जिसमें हम लोग जो काम करते हैं यहाँ पे उसकी कोई वो नहीं है, बल्कि रेरा के आने से उपभोक्ताओं के लिए बोले ना खर्चा बढ़ता है। खर्चा नहीं बढ़ता सर, बल्कि एक ट्रस्ट बढ़ता है। एक बिल्डर के प्रति ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है। आज विश्वास का होना सबसे बड़ी चीज है। वो रेरा के आने के बाद विश्वास बढ़ा है उपभोक्ताओं में। अच्छा, हमारे पास एक संस्था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेरा बंद कर देना चाहिए। आप बता रहे हो कि बिल्डर्स में तो दहशत रहती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के विचार से सहमत हो कि नहीं हो, जिसके कारण से दहशत रहती है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है बंदी कर देते हैं। कितना खुशी मना रहे हो आप? सर हम तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ये रेरा का, मेरा फिर से मैं बार बार कह रहा हूं कि रेरा बिल्डर्स के लिए भी, क्योंकि जो बिल्डर्स अच्छा काम करते हैं और सही काम करते हैं उनके लिए रेरा अच्छा है। उनको उतना ज्यादा उसमें कोई वो नहीं है। ये जरूर है कि जो थोड़ा बहुत भी दाएं बाएं होते थे वो भी अब दाएं बाएं बंद हो चुका है कि ये रेरा है कम से कम। तो ये बिल्डर्स के लिए भी और उपभोक्ता के लिए तो है ही अच्छा सर। वो बनाए हैं उपभोक्ता के लिए। आप थोड़ा मतलब बात थोड़ा समझा नहीं रहे, मुझे थोड़ी मदद कीजिए। देखो, व्यक्ति जिससे डरता है ना, चाहता है कि वो हट जाए। भाई ये थानेदार परेशान करता है, भैया इस थानेदार को हटा दो। ये नेताजी परेशान करते हैं, ये बदल दो। तो आपने रेरा के संदर्भ में बताया कि रेरा जब से आया ना तब से बिल्डर डर के रहते हैं, डरते हैं। तो मैंने कहा कि जिससे डर लगता है, एक रास्ता निकल रहा है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से, रेरा को खत्म ही कर देते हैं। तो आप कितनी खुशी मना रहे हैं? जिससे डर लगता है वो खत्म हो सकता है। सर मैंने एक चीज और बताई थी कि जो बिल्डर सही काम करते हैं वो नहीं चाहेंगे कि रेरा खत्म हो जाए। यदि सही काम कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो उपभोक्ता मतलब आप अपनी बात को संशोधित करने जाएंगे कि जो गड़बड़ बिल्डर हैं जी वो रेरा के आने के बाद डरते हैं। बिल्कुल। आज जो अवैध कॉलोनी, अवैध वो, एक सर जो ब्रोशर हम पेपर में ऐड देते हैं उसमें एक रेरा लिखा हुआ है कि रेरा नंबर जी, वो अपने आप में एक विश्वसनीयता दिखाता है उस बिल्डर का कि ये बिल्डर रेरा में रजिस्टर्ड है, मतलब कि ये गलत काम नहीं कर सकता। और रमेश जी इतनी दमदारी से बात कह रहे हैं जी, पर क्या वाकई अनुभव ये रहता है? इसे बताने के लिए मेरे साथ उत्कर्ष सिंह राजपूत जी हैं, अधिवक्ता हैं, कोर्ट में मौजूद रहते हैं। क्या अनुभव से गुजरते हैं राजपूत साहब? सब कुछ सेट रहता है या आप वाकई मानते हैं रेरा आया और देखो अपने आप में रेवोल्यूशन आया और वाकई उपभोक्ता राजा है, या अभी भी बिल्डर ही राजा है और उपभोक्ता तो अभी भी निरीह प्रजा है? क्या अनुभव है आपका उत्कर्ष जी? सर कानून अच्छा है पर उपभोक्ता के लिए अभी भी समस्या है। किस समस्या तरीके ऐसी आती है कि अगर कोई भी कस्टमर है जिसको परेशानी है, उनके लिए एक व्यवस्थित चीज ये हो गई कि उन्हें कहीं और नहीं भटकना, उन्हें रेरा के पास जाना है अपनी समस्या लेके। पर वो समस्या के लिए फिर दिक्कत यहाँ खड़ी हो जाती है कि जब स्टाफ की कमी आती है, निर्णायक अधिकारी की कमी आती है, वो चीजें समस्या क्रिएट करती हैं। नहीं तो केवल स्टाफ की कमी है या रेरा का जो आदेश होता है उसका क्रियान्वयन भी हो पाता है? रेरा के पास वाकई ताकत वाकत है? रेरा ने कहा कि आपको उपभोक्ता को इतने पैसे देने हैं, नहीं दिए तो? मैं उसी बात पे आ रहा था सर। जैसे ही एक बार रेरा से अवार्ड हो जाता है कि एक किसी भी कस्टमर को इतना भुगतान दिया जाना चाहिए, इतना इंटरेस्ट उनको देना चाहिए, ये अवार्ड जाता है लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी पे। लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी मतलब जिसने परमिशन दी है, चाहे वो कलेक्टेड हो चाहे अपने एसडीएम महोदय हो, इनके पास जब ये परमिशन जाती है तो इनका आप रेरा के साथ कोई ऐसा आपस में सामंजस्य नहीं होता कि वो बिल्कुल तय कर सके कि ये रिकवरी सही है, क्योंकि वो फिर अपने हिसाब से अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते कि ये रिकवरी वाकई में है कि नहीं, और वो अपने आप में एक टाइम ऐड कर देता है पूरी प्रक्रिया को पूरी होने में और सारी कस्टमर का जो रिलीफ है वो पाने के लिए। तो फिर तो कानून अच्छा कहां हुआ? एक एसडीएम जो है, मतलब रेरा के चेयरमैन को बताते हैं शायद हाईकोर्ट जज के समतुल्य कोई अधिकार का दर्जा वर्जा है, और उस स्तर के व्यक्ति के आदेश की समीक्षा एसडीएम करेगा, तो फिर कानून अच्छा कहां से हो गया उत्कर्ष जी? कि कानून आ जाता है पर वो करता है, वो अपना इन्वॉल्व भी करता है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से बाकी सब पैनलिस्ट भी इस चीज से एग्री करेंगे कि सुधार की आवश्यकता तो है और इसीलिए ये टिप्पणियां आई हैं।
अच्छा, आपका अनुभव क्या है रेरा के संदर्भ में? रेरा आने के बाद में उपभोक्ता के हित सुरक्षित हुए या बिल्डर को ठीक ठाक फेंसिंग मिल गई? लोग पहले बिल्डर को सीधे टारगेट करते थे, अब रेरा का कवच मिल गया है, अरे सब कुछ रेरा से अप्रूव्ड है, बिल्डर की मौज हो गई। सर, रेरा से अप्रूव्ड होने में कागजी कार्रवाई को सुनिश्चित कर लिया जाता है, पर जब कस्टमर का कोई डिससेटिस्फेक्शन आता है, वो चीज के लिए कम से कम कस्टमर के पास एक जगह है जहां पर वो अपनी शिकायत लेके जा सकता है। नहीं तो पहले बहुत सारी समस्याएं थी कि या तो आप कलेक्टर में शिकायत करेंगे या कंज्यूमर फोरम में जाएंगे। अब वहां किसी को नहीं जाना पड़ता। अच्छा, एक बात बताइए, रेरा और उपभोक्ता फोरम दो विकल्प हुए, उपभोक्ता फोरम से रेरा कैसे बेहतर है? वो बेहतर इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी अथॉरिटी रियल एस्टेट के लिए कहीं ना कहीं उसको बना दिया गया अधिनियम ये पावर देता है, और कस्टमर जो है, जो भी होम बायर होगा या किसी भी तरीके से अपनी समस्या लेके जाना चाह रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले जो जगह है वो यही रहेगी। राजपूत साहब ने मेरी मदद नहीं की, शायद आदित्य मित्तल साहब मेरी मदद कर पाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा अनुभव दीपक अग्रवाल जी से लेना चाहता हूं। उनका कितना दोस्त लगता है आपको रेरा? नमस्कार हिमांशु जी, आवाज आ रही है मेरी? बहुत खनकती हुई। नमस्कार सभी विद्युत जनों को। बहुत अच्छा विषय है रेरा। मतलब मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि रेरा बनाया था कि हमारे जो भी कार्य हैं, जो रियल एस्टेट में बिल्डर कर रहे हैं और कस्टमर्स जिनके लिए वो कर रहे हैं, वो स्मूथनेस आ जाए एक रेगुलेटर के रूप में। पर पता नहीं चला वो कब डिक्टेटर हो गया हम सब पे, और हम लोगों को तो ना जाने क्या बना दिया रेरा ने। जैसा अभी रमेश जी भी बोल रहे थे कि आज मैं 22 वर्षों से इस ट्रेड से जुड़ा हुआ हूं जी। तो जब रेरा नहीं था तब भी हम सही जो सारे स्वीकृति करा के काम करते थे, तब भी सही काम करने वाला सही काम करता था। अब सही काम करने वाला, संपूर्ण स्वीकृति करने वाला तभी संपूर्ण माना जाता है जब उसके बाद रेरा का ठप्पा हो। और एमपी में तो रेरा की बात करें तो अगर हमको एक मानचित्र में 3 वर्ष का प्रोजेक्ट का टाइम मिलता है तो रेरा रजिस्ट्रेशन कराने में 6 महीने तो वैसे ही व्यर्थ हो जाते हैं। 6 महीने चक्कर लगाने में अगर हम 5 मिनट भी देर से पहुंचे तो हमें अगली डेट मिल जाती है। एमपी की वर्तमान स्थिति है, मैं आपको वास्तु स्थिति बता रहा हूं। तो रेरा अपने आप में यहाँ तो एक टास्क से कम नहीं है। और नहीं दीपक अग्रवाल जी, मैं एक बात समझना चाहूंगा, 5 मिनट लेट आते हैं तो अगली तारीख मिलती है, अगर आप समय पर आते हैं तो भी अगली तारीख मिलती है क्या? मैं आपको उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ कि भोपाल में है हमारे यहाँ का रेरा ऑफिस जी, और अगर मेरी पेशी मान लीजिए 11:50 की है, मैंने जबलपुर से जनशताब्दी ली जाने के लिए, वो 11:30 का उसका पहुंचाने का टाइम है। हबीबगंज में उतरते हैं, पास में ही रेरा ऑफिस है वहां पर। और अगर वो 5-10 मिनट आगे हो गए, 11:50 के हम 11:55 पे पहुंचे, तो हमें बोल दिया जाएगा कि आपका टाइम निकल गया, आप अगली ट्रिप पे आइए। हम रिक्वेस्ट करेंगे सुन ले तो नहीं सुना जाएगा। ये वास्तु स्थिति है। इसके मेरे पास उदाहरण संक्षिप्त है बिल्कुल। और ये बात अभी रेरा सेमिनार जब मैंने कराया था रेरा मित्र के नाम से यहाँ पे नगर निगम के सहयोग से, तो यहाँ पर वर्तमान में जो विशेष सचिव हैं आपके रेरा के, उनको ये बात हमने कही थी जी। तो आपने ये तो माना कि रेरा आपका मित्र है, क्योंकि आप सेमिनार भी रेरा मित्र के नाम से करा रहे हैं, तो दोस्ती तो ठीक ठाक है आपकी, फिर क्या परेशानी है? नहीं, परेशानी रेरा की फॉर्मेलिटीज ही अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क है साहब। अगर मुझे रेरा अप्रूवल चाहिए तो मुझे संपूर्ण टीएनसीपी नगर निगम ये सारी चीजें कराने के बाद रेरा अप्रूवल कराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। अच्छा, एक बात और समझना चाहता हूं दीपक जी आपसे, रेरा केवल खरीदार के हितों को सुरक्षित करता है या जो विक्रेता है, जो बिल्डर है, कई खरीदार उसे भी परेशान करते हैं? आपके पास अनुभव आता है क्या कि जब खरीदार परेशान करते हैं तो रेरा ने बिल्डर को कुछ राहत दिलाई हो, या सारे जो है आपको ही विलेन के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए वहां आते हैं? कस्टमर प्रोएक्टिव लॉ है साहब जी, कस्टमर का ही हित है, हमारा कोई हित नहीं। हमें अगर अपना कुछ अगर सिद्ध करना है तो हमें अपील पे जाना पड़ेगा, वहां सुनवाई नहीं तो हमें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, वहां हमें जरूर रिलीफ मिल जाएगा। मान लीजिए कि मैंने कोई चीज प्रपोज करी ब्रोशर में कि सपोज मैं फलानी चीज प्रपोज कर रहा हूं और मैंने उसका पब्लिकेशन के रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद, लेकिन लोकल नगर पालिका ने मुझे उसकी स्वीकृति नहीं दी बाद में जी। हमारे यहाँ 3 जगह से मैप निकलता है, तो हमारा रेरा रेफरेंस नंबर डाल के हमने सपोज प्रमोशन स्टार्ट कर दिया, जो कि स्वाभाविक रूप में नहीं होता, पर मान लीजिए, और उस कंडीशन पर आपने अगर आपने मान लीजिए उस पे वो स्वीकृति नहीं और आपने वो सुविधा ना दी और कोई ने मेरी कंप्लेन कर दी,
तो मैं अगर उसको जस्टिफिकेशन दूंगा कि भाई यहाँ यहाँ ये एमिनिटी प्रपोज थी लेकिन ये नहीं हुई तो हमने जगह खाली छोड़ दी है इसके बदले कर दिया, तो और कोई अगर मान लीजिए कहते हैं ना लकीर का फकीर है बिल्कुल लकीर पीट ले, तो वो रेरा जाके अगर उस पर कंप्लेन करेगा तो रेरा उसको सुनेगा और हमारे खिलाफ एक्शन भी लेगा, फिर हमें अपना जस्टिफिकेशन देने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। वहां पे जाके अच्छा दीपक जी एक बार बताओ, रेरा ने किसी बिल्डर के खिलाफ कोई वाकई बड़ी कार्रवाई की जो आपको याद आता हो कि ये बिल्डर तो परेशान हो गया, रेरा ने तो इसका वाकई काम लगा दिया? सर रेरा ने ढेरों हैं और बिल्डर जैसा कहते हैं ना रेरा के नाम से इसलिए भी कांपता है कि वहां जाके कौन अपनी फजीयत कराए, सच्चा यहीं झुको और सही काम करो और आगे बढ़ो। मतलब आप भी मानते हो कि रेरा के आने के बाद में काम सही, दबाव तो हो गया आप पे? सर सही काम करने वाला सही काम पहले भी कर रहा था और अभी भी कर रहा है। अब यह है कि एक प्रेशर तो है साहब, इसको अस्वीकार नहीं कर सकता मैं। मतलब आप किस बात की हिमायत करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने झुंझलाहट में ही सही, नाराजगी में सही, खिन्नता में सही कहा रेरा को खत्म कर देना चाहिए। आप क्या मानते हैं, वाकई कर देना चाहिए? सर मेरे को लगता है इस रेरा के लॉ पर एक बार पुनर्विचार होना चाहिए। कई ऐसे उपबंध हैं जिन पे मतलब पुनर्विचार होना चाहिए सर, पुनर्विचार होना चाहिए, ये दीपक जी का कहना है। लेकिन मैं वापस सम्माननीय न्यायमूर्ति आदित्य मित्तल जी के पास आना चाहता हूं। मित्तल साहब, आपसे समझना चाहता हूं, एक जिक्र मैंने किया था, उत्कर्ष जी ने मेरी बहुत मदद नहीं की कि भाई उपभोक्ता फोरम तो पहले ही था, उपभोक्ता फोरम से रेरा किस मायने में बेहतर है? या आपको लगता है कि उपभोक्ता फोरम से अगर निर्णय आए तो वो ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा शक्ति संपन्न है, ज्यादा परिणाम मूलक है? आपका अपनी समझ इस विषय में क्या कहती है? देखिए, मेरी राय में उपभोक्ता फोरम के मुकाबले रेरा का आदेश ज्यादा प्रभावी है और जल्दी उसका निस्तारण हो सकता है। उपभोक्ता मामलों में तमाम प्रकार की शिकायतें रहती है और वहां भी रिटायर्ड जजेज ही होते हैं, रिटायर्ड जो समाज सेवी हैं वो रहते हैं। तो ये जो बेंच होती है कंज्यूमर फोरम वाली, वो चूंकि रेरा केवल और केवल रियल एस्टेट से रिलेटेड शिकायतों का ही सुनवाई करती है, इसलिए मान लें हम कि 2-3 महीने में जो भी उसके सदस्य हैं, जो भी उसके अध्यक्ष हैं, वो उस प्रकार की बातों के एक्सपर्ट हो जाते हैं जी। अभी मैं आपके चैनल पर ही एक वो देख रहा हूं हेडिंग जी कि देश भर में 1,58,000 प्रोजेक्ट पंजीकृत हैं। आप ध्यान दीजिएगा जी, 1,58,000 प्रोजेक्ट में से 1,90,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जी, ऑन एन एवरेज। एक प्रोजेक्ट पर एक या सवा शिकायत आई है जी। एक प्रोजेक्ट में सैकड़ों मकान होते हैं। इसके बाद आप ही बता रहे हैं कि 1,55,000 शिकायतों का निपटारा हो गया है जी। तो जब 1,90,000 शिकायतों में से 1,55,000, तो मैं नहीं समझता कि रेरा पर किस प्रकार से उंगली उठाई जा रही है। हो सकता है कि किसी विशिष्ट मामले में, हिमाचल प्रदेश के किसी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस प्रकार की टिप्पणी आई हो, परंतु जो आपके चैनल पर कैप्शन चल रहा है उसके हिसाब से जब 1,58,000 प्रोजेक्ट देश भर में रजिस्टर्ड हैं और देश भर में केवल 1,90,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो एक प्रोजेक्ट में एक शिकायत प्राप्त होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर पेचीदगी है मित्तल साहब कि रेरा अस्तित्व में तो आ गया, दफ्तर भी बन गया, लेकिन उसके साथ में जो जरूरी विशेषज्ञ चाहिए, जो स्टाफ चाहिए, जो नियुक्तियां चाहिए, उसके संदर्भ में राज्य सरकारों ने संजीदगी नहीं दिखाई। अधिकांश जगहों पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कुछ हद तक छत्तीसगढ़ अपवाद हो सकते हैं, पर अधिकांश जगहों पर रेरा में उपयुक्त लोगों का अभाव है और इसको लेकर न्यायालय की खिन्नता है। आपका अनुभव क्या बोलता है? एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की बुनियादी आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया जा रहा हो और वहां पर मकान की व्यवस्था से जुड़ी हुई संस्था बुनियादी संसाधनों के लिए तरस रही हो, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, मैं अपने अनुभव से आपको यह बता दूं कि प्रदेश के जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट होते हैं जी, उन डिपार्टमेंट्स की अगर आप स्थिति देख लें तो आप अपना सिर पकड़ लेंगे।
फॉर एग्जाम्पल, रजिस्ट्रेशन स्टाम्प निबंधन डिपार्टमेंट है, अरबों रुपया कमा करके देता है शासन को जी परंतु उसके ऑफिस में अगर आप चले जाएं तो आपको 4 कुर्सी ढंग की नहीं मिलेंगी। जी इसी प्रकार से आबकारी विभाग है। आबकारी विभाग भी मतलब राज्य का सबसे बड़ा एक राजस्व देता है, परंतु आबकारी विभाग में आप ईश्वर करे ना जाने का मौका मिले, परंतु वहां भी स्थिति यही है। यही स्थिति जीएसटी विभाग की भी है। जीएसटी इतना व्यापारी देता है, परंतु जब वो जीएसटी के दफ्तर में अपना मुकदमा लड़ने जाता है तो उसे हो सकता है कि पंखा भी नसीब ना हो सकता है कि कुर्सी भी नसीब ना हो। तो ये एक विडंबना है कि राज्य को जो विभाग सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमा करके देते हैं, उन विभागों की जो स्थिति है वो बड़ी भयावह है। उसमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और इसका जो एक इम्पैक्ट होता है कि जैसे आप डीएम साहब के ऑफिस में चले जाएं, डीएम साहब देखिए, कलेक्टर का काम क्या है? रेवेन्यू इकट्ठा करना। जी आज लगान और आबपाशी से कितना रेवेन्यू आता है, परंतु आप कलेक्टर साहब के ऑफिस को देख लीजिए, कितना शानदार मिलेगा, कितना बढ़िया मिलेगा। तो और जबकि कलेक्टर कमा करके कुछ नहीं दे रहे, कलेक्टर साहब राज्य सरकार को कमा करके कुछ नहीं दे रहे। इसी प्रकार से और भी बहुत से विभाग हैं जो चमक धमक से पूरी तरह परिपूर्ण हैं, परंतु जो विभाग ज्यादा से ज्यादा राजस्व देते हैं, मैंने 3 विभागों को आपको एग्जाम्पल दिया, कर निबंधन विभाग, आबकारी विभाग और जीएसटी विभाग। अच्छा, यही हालत इनकम टैक्स विभाग की भी है। इनकम टैक्स में कभी आपको जाने का मौका मिला हो तो इनकम टैक्स में आपको टूटी फूटी बिल्डिंग, पुराना सा लटका हुआ एक पंखा, टिमटिमाता हुआ एक 25 वाट का बल्ब और कुर्सी शायद आपको टैक्स पेयर को मिले ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ही ये आग्रह है कि जो विभाग जितना अधिक कमा करके देता है, आनुपातिक रूप में उन विभागों में सुविधाएं भी उतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी विभाग में व्यापारी जाता है, व्यापारी सम्मानित व्यक्ति होता है, उसे बैठने का भी स्थान चाहिए, उसे कोई पानी की पूछने वाला भी होना चाहिए, उसको अगर किसी मदद की आवश्यकता है तो उसकी भी मदद होनी चाहिए। इसी प्रकार से कर निबंधन विभाग में भी आदमी लाखों रुपए स्टाम्प ड्यूटी दे करके अपने मकान की रजिस्ट्री कराने जाता है, परंतु उसे देखा जाता है कि लाइन में लगना पड़ता है और उसके पास उसको बैठने के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं होती, उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। यही हिसाब आबकारी विभाग का भी है। हमने आबकारी इंस्पेक्टर्स की स्थिति देखी है, आबकारी ऑफिसर की स्थिति हमने देखी है। वो साइकिल पे चलते थे हमारे जमाने में, तो खैर अब तो स्कूटर और 4 पहिए हो गए। तो मेरा कहना यही है कि रेरा हालांकि राज्य सरकार को बहुत रेवेन्यू तो नहीं दे रहा है, परंतु रेरा की स्थिति या जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए। उसमें बिल्डर्स जो एक अच्छे खासे मालदार होते हैं और खरीदार भी जो कि अपना पैसा जमा करता है, उसको भी बैठने की सुविधा मिलनी चाहिए। और जैसा कि अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि अगर हम 5 मिनट लेट हो जाएं तो हमें तारीख दे दी जाती है, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन करके, क्योंकि वो विलंब उनकी अपनी वजह से नहीं हुआ, वो विलंब उनकी ट्रेन के लेट होने की वजह से हुआ है। तो मैं शायद इस बात का मुझे अंदाज नहीं है कि टाइम टू टाइम इतना पंक्चुअलिटी से सुनवाई होती है। अरे आप किसी केस में अगर सुनवाई के लिए 10:50 का समय दे रहे हैं और उसके बाद दूसरी सुनवाई 11 बजे है, तो क्या गारंटी है कि 10 मिनट में 10:50 वाले वकील या जो मेंबर आए हैं वो अपनी बहस पूर्ण कर लेंगे? इसका मतलब तो सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। आप कैसे अंदाज लगा सकते हैं? मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूं कि एक अपॉइंटेड टाइम आपको दिया जाता है। सामान्यतया कोर्ट्स में जो टाइम दिया जाता है वो सुबह 10 बजे का दिया जाता है। 10 बजे के बाद मामले क्रम से नंबर पर ले लिए जाते हैं। किसी मामले में 2 मिनट का समय लगता है, किसी में 30 सेकंड का समय लगता है और किसी में हो सकता है कि 1 घंटे का समय लग जाए। तो मैं सदस्य क्रेडाई दीपक अग्रवाल जी की बात से बड़ा व्यथित हुआ कि 5 मिनट लेट होने पर उनको तारीख दे दी जाती है। पर मैं 2
सवाल आपसे और करना चाहता हूं मित्तल साहब। एक तो ये कि अग्रवाल साहब का साथ में ये कहना था कि ये कानून तो कुल मिला के उपभोक्ता के लिए है, हम बिल्डर के संदर्भ में ध्यान नहीं रखता। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ये? और दूसरा, उनकी इस दलील से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कानून की जरूरत क्या है? जिसको सही काम करना है वो सही काम करता ही है, जिसको गलत काम करना है वो गलत काम करता ही है। आप ऐसे दार्शनिक सिद्धांत को व्यवहार में कितना अनुभव में देख पाए? देखिए, रेरा के आने के बाद से निश्चित रूप से जो बिल्डर्स की अवैध गतिविधियां थी, मैं सभी बिल्डर्स को इसके घेरे में नहीं ले रहा हूं, परंतु बड़े बड़े आप देखें, हाईटेक, अंसल्स, आपके जेपी, सारे बिल्डर फेल हो गए। क्यों फेल हुए? ऐसा नहीं है कि उनको आमदनी नहीं होती थी या उनको प्रॉफिट नहीं होता था। ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर कर दिया, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, चौथे का पांचवें में, और एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जिस बिल्डर को अच्छा काम करना है वो अच्छा करेगा, जिसको बुरा करना है बुरा करेगा। इस रेरा के कानून के आने के बाद से उन पर इस प्रकार का प्रतिबंध लगा है कि टोटल जो आप पैसा इकट्ठा करेंगे उसका 70% अलग से बैंक अकाउंट में रखेंगे और एडवांस मनी के रूप में आप 10% से ज्यादा नहीं लेंगे। तो ठीक है, दीपक अग्रवाल जी या रमेश अग्रवाल जी का अपना अपना सिद्धांत हो कि वो इस प्रकार से बायर को सुविधाएं प्रदान करेंगे, परंतु सामान्यतया जो बिल्डर्स की स्थिति रेरा के कानून के आने से पहले थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपका कारपेट एरिया है उसकी डेफिनेशन में बड़ी गड़बड़ थी। आप उसमें जीने का भी एरिया लगा लेते थे, आप उसमें कॉमन फील्ड का भी एरिया लगा लेते थे। तो कारपेट एरिया की डेफिनेशन कम से कम रेरा के कानून के आने के बाद से पुष्ट हुई है। इसके अलावा पहले कोई ब्याज, मकान खरीदार को कोई ब्याज देने का तो सवाल ही नहीं था, उससे और उल्टी ब्याज ले ली जाती थी। तो इस कानून के आने से ब्याज देने का भी प्रावधान हुआ है और ब्याज मिली है लोगों को। मुझे मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कि हरियाणा और पानीपत वगैरह में कुछ प्रोजेक्ट्स में होने पर होम बायर्स को ब्याज की धनराशि प्राप्त हुई है। तो कुल मिला के मित्तल साहब का कहना है कि एक अच्छा कानून जिसने निश्चित रूप से आवास में सकारात्मक बदलाव लाया, बिल्डर्स उपभोक्ता के प्रति जवाबदेह हुए और कई नामचीन बिल्डर्स जो उपभोक्ताओं के पैसे से खेल कर रहे थे उस खेल के अंदर रुकावट आई। मैं रमेश जी के पास वापस आता हूं और रमेश जी आपसे जानना चाहता हूं, आपका अपना अनुभव क्या बोलता है? रेरा में किस सुधार की जरूरत है? खिन्नता तो आई सुप्रीम कोर्ट की, कुछ अनुभव उसके सामने से गुजरे होंगे जिसके कारण से उन्हें ऐसा कहना पड़ा। तो बिना किसी को नाराज किए जी, कौन से ऐसे सुझाव हैं जो आप साझा करना चाहेंगे? सर, एक तो मैं रेरा का बहुत ज़्यादा शुरू में भी मैंने बोला था कि स्वागत करता हूं कि रेरा के आने के बाद उपभोक्ताओं का भी हित हुआ है और जो सही काम करने वाले बिल्डर्स, जैसे मित्तल साहब ने भी कहा था कि सही काम करने वाले बिल्डर्स के लिए एक अच्छा मंच मिला है कि कम से कम उनकी क्रेडिबिलिटी सही ढंग से रहती है। जो बिल्डर्स या जो डेवलपर जो है जो उतने अच्छे ढंग से नहीं करते थे उनके लिए पनिशमेंट है रेरा, बट सही काम करने वालों के लिए एक अच्छा मंच है, क्योंकि उपभोक्ताओं का एक है और रेरा का डर और भय ये अभी भी बिल्डर्स के मन में तो है कि एक प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं के पास है कि वो जाके शिकायत कर सकता है। मेरे हिसाब से जो बाकी पैनलिस्ट लोग भी कहा कि कानून अच्छा है, सब चीज बहुत बढ़िया है, इसका क्रियान्वयन में यदि कुछ त्रुटि हो या जैसे कि मित्तल साहब ने कहा वो ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे कि बेंचेस जो हैं उसमें कितने लोग कर रहे हैं, कितने बेंच हैं और कितने लोग की टीम उसमें लगी हुई है, उसमें कोई कमी है तो वो पूरा करना चाहिए। नहीं रमेश जी देखो, टाइमलाइन इतना किसी के ओट में मत जाओ। टाइमलाइन को मैं मित्तल साहब तो हाई कोर्ट जज के तौर पे अपनी पारी पूरी कर चुके हैं। जी जी, आप बतौर बिल्डर अभी भी रेरा की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। जी, मित्तल साहब तो हो सकता है आज तक जिंदगी में रेरा की सीढ़ी ना चढ़े हो। जी जी, आप तो अपना अनुभव बताओ ना कि आप जहां पर हैं। शायद मित्तल साहब कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। जी मित्तल साहब। मैंने अपनी नौकरी 1978 में लोएस्ट दर्जे से शुरू की, मुंसिफ मजिस्ट्रेट जी, और उसके बाद प्रमोट होते 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 मैं करीब 35 साल बाद हाईकोर्ट पहुंचा। तो 35 साल का तो मुझे नीचे के अदालतों का पूरा पूरा अनुभव है और उसके बारे में मैं बड़ी स्पष्टता से कह सकता हूं, मुझे कोई संदेह नहीं है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जी
लेकिन मैं जो रमेश जी आपसे समझना चाहता हूं वो ये है कि आप जिस रेरा के दफ्तर में जाते हैं वहां के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ही सही कौन सी कमी आपको ऐसी लगती है कि ये चीजें यहां पर और होनी चाहिए तो ये कानून और प्रभावी हो सकता है, आम आदमी का हित और सुरक्षित हो सकता है और देश के लिए, प्रदेश के लिए, शहर के लिए ज्यादा बेहतर काम निखर कर सामने आ सकता है? इतना कहने में शायद कोई आपसे नाराज नहीं होगा। नहीं सर, इसमें वही नहीं कि सिर्फ टाइमलाइन एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये एक फिक्स टाइमलाइन में सब चीजें सुनवाई हों तो सभी का हित इसमें अच्छा रहेगा, पर्टिकुलर उपभोक्ताओं का, कि एक उचित समय के अंदर में डिसीजन हो जाए तो वो सबसे अच्छी एक बात रहेगी। जी दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी दीपक जी। हिमांशु जी, मैं आपके मार्फत ये कहना चाहूंगा कि हम रियल एस्टेट के वर्कर हैं, हम बिल्डर हैं और क्रेडाई का लोगो वी आर द नेशन बिल्डर जी। हम, अगर आप कहते हैं ना, अब एक शहर में जब आप घुसते हैं, मित्तल साहब भी शायद इससे सहमति रखें, रमेश जी भी रखें, आप भी रखें, तो जितनी चौड़ी सड़क दिखती है उससे ज्यादा, उससे पहले उतनी ऊंची बिल्डिंग दिखती है। जब बिल्डिंग दिखती है तो आपको शहर की एक परिकल्पना मिलती है कि हाँ यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, शहर विकसित, वो विकास करता हम है। हमको आज तक सरकार ने उद्योग का दर्जा नहीं दिया और हमारे ऊपर रेगुलेटर लगा दिया। हमने, क्रेडाई ने इस बारे में अभी वर्तमान में भी मतलब जी अपने मतलब माननीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा था कि रियल एस्टेट को एक दर्जा मिलना चाहिए। अगर आप हमारे ऊपर रेगुलेटर लगा रहे हैं तो हम आज देश की जीडीपी में लगभग 8.5% का अपना योगदान देते हैं। लगभग 350 उद्योगों को हम अपने साथ जोड़ के, कहते हैं ना, उनको व्यापार देते हैं, उसके द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। तो हम लोग के ऊपर अगर वो है तो हमारे साथ जुड़े चीजें जो उद्योग है, जो एमएसएमई या उद्योगों के दर्जे में आते हैं, उनके लिए भी कोई रेगुलेटर बनाए ना सीमेंट उद्योग पे रेगुलेशन है, ना स्टील उद्योग पे रेगुलेशन है। जब कार्टेल बनाते रेट बढ़ा लेते हैं, बिल्डर रेट बढ़ाएगा तो तुरंत रेरा में कंप्लेंट हो जाएगी कि भाई एग्रीमेंट फोरफिट कर, एग्रीमेंट को ये बाहर जाके हमसे डिमांड कर रहा है, ऐसा है वैसा है। तो मैं आपके मार्फत ये कहना चाहूंगा कि हमारे उद्योग के ऊपर इतने रेगुलेशंस हैं, तो हमसे जुड़े जो सब हमारे फीडर्स हैं या जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, उनके ऊपर भी इस तरीके के रेगुलेशंस आने चाहिए। तो ये दीपक जी की अपनी व्यवहारिक दिक्कतों के संदर्भ में रोशनी है। लेकिन उत्कर्ष जी, आपसे जानने का एक योग्य विषय यह है कि रेरा कानून आने के बाद आपका अनुभव क्या गया? बिल्डर ज्यादा बेहतर डिलीवर कर रहे हैं या रेरा की ओट में उपभोक्ता और ज्यादा परेशान हो रहा है? उपभोक्ता परेशान तो नहीं हो रहा सर, पर बिल्डरों के साथ ये चीज की एक प्रैक्टिकल समस्या है कि उनके ऊपर इतना जितना चेक होना चाहिए था वो चेक तो नहीं है जी। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया बहुत सारी हैं, बहुत सारे विभाग इन्वॉल्व होते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जब तक रिकवरी नहीं होता, मैटर ये होता है कि उसको पोजीशन, और अगर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट या कोई भी अवार्ड दिया जा रहा है जिससे उनके पास कोई पेनल्टी चार्ज करी जा रही है बिल्डर को, जिससे वो कस्टमर को रिसीव हो सके, अगर वो प्रैक्टिकली रिकवर नहीं हो पाती है तो वो होम बायर के लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं रहता, और वो चीज एक परेशानी तो है। तो उत्कर्ष जी, अभी भी रेरा से वो परिणाम नहीं अपेक्षित कर रहे हैं जो उपभोक्ता को मिलना चाहिए। पर मैं आखिरी सवाल के लिए रमेश जी एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूं। कुल मिलाकर आप रेरा में सुधार की जरूरत महसूस करते हैं, रेरा के खात्मे की जरूरत महसूस करते हैं, या जो रेरा है ये ऐसे ही बना रहे इसकी जरूरत महसूस करते हैं? मेरे हिसाब से सर, रेरा जैसा है बहुत अच्छे ढंग से है, इसको अच्छे ढंग से क्रियान्वयन करते हुए इसको जारी रहना चाहिए, दोनों के हित के लिए बहुत अच्छा है ये। तो कुल मिलाकर हमारी बातचीत के अलग अलग निष्कर्ष हैं। न्यायमूर्ति मित्तल साहब का कहना यह है कि कानून तो बहुत अच्छा है, पर इसके क्रियान्वयन के संदर्भ में जो इच्छा शक्ति चाहिए उसमें सुधार की जरूरत है। अगर एक कानून बना है तो उसको पूरा करने के लिए वो तंत्र सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए ताकि उस मंशा को प्राप्त किया जा सके। रमेश जी का कहना है कि कानून में कोई सुधार की जरूरत नहीं है, जो है बहुत बढ़िया है। अब बिल्डर अगर ये कह रहा है कि बहुत बढ़िया है तो फिर जाके उपभोक्ता के मन में संशय आना तो जरूरी है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है, तभी तो बिल्डर को इतना ज्यादा ये कानून भा रहा है। अब उसी को खोजने की जरूरत है। शायद सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ खोजा होगा जिसके चलते इतनी तल्ख टिप्पणी उसे सार्वजनिक रूप से करनी पड़ी। दीपक अग्रवाल जी ने अपनी व्यथा दूसरे रूप में व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कानून तो हमारे संदर्भ में लागू कर दे रहे हो, पर हमें वो दर्जा, वो हैसियत देने के लिए सरकार तैयार नहीं है जिसके तहत ऐसे कानून होने चाहिए। देखें उनकी बात कहां तक पहुंचती है। लेकिन कुल मिलाकर इतना तय है
कि रेरा ने कहीं ना कहीं बिल्डिंग निर्माण के क्षेत्र में एक व्यवस्था तो कायम की है और वो व्यवस्था निश्चित रूप से उपभोक्ता के हित में रही है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कल फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। मुझे दिया सदा प्रणाम।